जैन फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अवध इन रिवोल्ट, है ना, अवध में विद्रोह. सो ए चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे. एक गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा. In 1851, Governor General Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा. 5 years later in 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire. सो 5 साल बाद 1856 में इस सियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया. द कॉन्केस्ट हैपेंड इन स्टेजेस. तो जो रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला. द सब्सिडियरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड इन ऑन अवध इन 1801. 1801 से अवध में सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस थोप दी गई थी. By the terms of this alliance, the Nawab had to disband his military force, allow the British to position their troops within the kingdom, and act in accordance with the advice of the British resident who was now to be attached to the court. तो इस संधि जो सब्सिडियरी अलायंस थी, सहायक संधि, इसकी शर्त यह थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर देगा, है ना. तो सब्सिडियरी अलायंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना. इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1800. सो नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, सेना अपना खत्म करेगा. अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम. तो जो ब्रिटिश है रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों की तैनाती का इजाजत दे दिया. एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट्स, है ना, और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करेगा. सो डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म फोर्सेस, द नवाब बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम. तो अपनी सैनिक ताकत से वंचित होने के बाद जो नवाब है वो अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था. He could no longer assert control over the rebellious chiefs and तालुकदार. अब वो विद्रोही मुखियाओं या जो तालुकदारों पर था उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. ऑफ कोर्स क्योंकि सिपाही उनके कंट्रोल में थे नहीं, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चले गए थे. तो अब उनका जो कंट्रोल था उनके लोगों के ऊपर वो खत्म हो चुका था और उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी. वो डिपेंडेंट था पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत पर. सो इन द मीन टाइम द ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन इंक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध. और अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जा रही थी. दे फेल्ट दैट द सॉइल देयर वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन एंड द रीजन वॉज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया. तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाकों को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है. सॉइल वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन एंड रीजन वॉज आइडियली टू बी लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया. सो बाय द अर्ली 1850s, moreover, all the major areas of the India had been conquered. The Maratha lands, the Doab, the Karnataka, the Punjab and the Bengal. सो 1850 के दशक की शुरुआत तक वो देश के ज़्यादातर बड़े हिस्से पर जीत हासिल कर चुके थे. मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे. द टेक ओवर ऑफ अवध इन 1856 was expected to complete a process of territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier. तो तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल होने वाली थी. द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी. देह से जान जा चुकी थी, शरीर से जान जा चुकी थी. Lord Dalhousie's annexations created disaffection in the areas and principalities that were annexed, but nowhere more so than in the kingdom of Awadh in the heart of the North India.
सो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिकरण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले इस अवध की रियासत में था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, है ना। Here, Nawab Wazid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। The British government also wrongly assumed that the Wazid Ali Shah was an unpopular ruler. तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि जो वाजिद अली खान थे वो लोकप्रिय नहीं थे। ऐसा उनका रॉन्ग एजम्पशन था। ऑन द कंट्रेरी, ही वॉज वाइडली लव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलवेड लखनऊ देयर वर मेनी हु फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लैमेंट, है ना। तो मगर यह सच नहीं था और लोग उनसे दिल से चाहते थे। जब वो अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे चले गए। द वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ ग्रीफ एंड लॉस एट नवाब्स एग्जाइल वॉज रिकॉर्डेड बाई मेनी कंटेम्प्ररी ऑब्जर्वर्स। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। One of them wrote, "The life was gone out of the body, and the body of this town had been left lifeless. There was no street or market and house which did not well out the cry of agony in the separation of Jan-e-Alam. One folk song bemoaned that the honorable English came and took the country. अंग्रेज बहादुर आए, मुल्क ले लीनो", है ना। सो बेसिकली एक अंग्रेजी प्रेक्षक ने लिखा है कि देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहां से जान आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन, मुल्क लई लिन्हो। दिस इमोशनल अपहीवल वॉज एग्रेवेटेड बाय द इमीडिएट मटेरियल लॉसेस। और ये इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिल गया। द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। सो नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। Thus a whole range of people, musicians, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, administrative officials and so on lost their livelihood. तो संगीतकार, नर्तकी, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारी लोगों की रोजी रोटी चली गई। सो आज हम इस चैप्टर को भाई अब यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।